नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, धामी सरकार ने आज अपना बजट पेश कर दिया है। बजट में तमाम वर्गों का खास ख्याल रखा गया है, खासकर महिला, किसान, छात्र, पिछड़ा वर्ग, चिकित्सा सुविधाओं को लेकर सरकार ने खास प्रावधान किए हैं। स्वरोजगार योजना के लिए सरकार ने 40,000 करोड़ का प्रावधान किया है, तो वहीं उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय के लिए 51 करोड़ का बजट जो है वो निश्चित किया गया है। लगभग पीएम श्री योजना के लिए लगभग 92.78 करोड़ का बजट हुआ है। साथ में उच्च शिक्षा की अगर बात करें तो छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ रुपए, राज्य योग्यता छात्रवृत्ति के लिए 5 करोड़ के बजट का प्रावधान है। बजट के बाद सीएम धामी ने भी पीसी करी, बजट की तारीफ करते नजर आए हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने भी तारीफ करी है बजट की। साथ में खुशी तो आप तमाम विधायकों की देख ही पाएंगे कि बजट पेश करने के बाद वो खुश नजर आ रहे थे। ये बजट पूरी तरह से जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमारे 25 वर्ष जब उत्तराखंड के होंगे और अन्य राज्यों की तुलना में हम लोग शिखर की तरफ होंगे, शिखर पे पहुंचेंगे, उस दिशा जो हमारा संकल्प है, संकल्प नए उत्तराखंड का, उसको साकार करने वाला बजट है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके आधार पर इसको पूरी तरह से तैयार किया गया है। ये पूरी तरह से समावेशी है, होलिस्टिक अप्रोच इसमें रखी गई है और हर बजट में विकास की एक बहुत शानदार रणनीति झलकती है। सभी वर्गों का ख्याल रखा गया। सोशल सेक्टर को यदि देखेंगे तो कमजोर वर्गों से लेकर के, महिला कल्याण से लेकर के, बाल कल्याण से लेकर के, महिलाओं के उत्थान से लेकर के बहुत फोकस तरीके से बजट में एक रणनीति झलकती है और उसके लिए बजटरी प्रोविजन। अलीगढ़ में प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के अखंड रामायण के पाठ को लेकर किए गए ट्वीट पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव गुंडे, अपराधियों और माफियाओं की बात करते हैं और तुष्टीकरण की बात करते हैं। उनका कहना है कि हमने तो अखंड रामायण कराने के लिए आदेश किया है और हम सभी लोगों को बुला भी रहे हैं। सब लोग आइए। और अखिलेश यादव ने जो कहा वो उनकी बेचैनी है, तुष्टीकरण की राजनीति है, उनकी घबराहट है। अखिलेश यादव के बयान जग जाहिर है। हम लोग सर्किट हाउस में, लेकिन हमारे बहुत ही पार्टी के वरिष्ठ और जुझारू नेता निवर्तमान विधायक जी का दुखद निधन होने का समाचार तो मुझे पहले मिला था, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण मैं पहले नहीं आ पाया था। आज अलीगढ़ आना हुआ था, तो सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देने और परिवार को सांत्वना देने के लिए यहाँ पर आया। और यह बहुत ही दुखद घटना है। ये परिवार के लिए तो है ही बहुत दुखद, लेकिन पूरे सपा का प्रतिनिधिमंडल पूर्व जिला अध्यक्ष वीर सेन यादव के नेतृत्व में कानपुर देहात के हारा मऊ डेरा गांव पहुंचा। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही पीड़ित परिवार को सहायता राशि और खाद्य सामग्री भी दी। आपको बताते चलें कि बीती 12 तारीख को आग में जलकर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूर्व जिला अध्यक्ष ने प्रशासन और सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पीड़ित परिवार को सहायता राशि न देने का आरोप लगाया है। 12 तारीख की घटना है और हारामऊ में जो हमारे सतीश नायक के परिवार के 5 लोग जिनकी दर्दनाक मौत हुई आग लगने से, मैं समझता हूं इससे बड़ी घटना और नहीं हो सकती है। लखनऊ सपा कार्यालय में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं हुआ है। सपा मांग करती है कि सरकार इनके साथ न्याय करे और जिन लोगों ने नियुक्ति में गड़बड़ी की है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जिसमें व्यापक स्तर पर आरक्षण घोटाला हुआ, जिसके कारण आरक्षित वर्ग ओबीसी और एससी के हजारों अभ्यर्थी नियुक्ति पाने से वंचित हो गए।
अभ्यर्थियों द्वारा शासन प्रशासन के समक्ष समय समय पर अपनी बात धरना प्रदर्शन के भी माध्यम से रखी, लेकिन अधिकारियों द्वारा लगातार अभ्यर्थियों की बात को नजरअंदाज किया जाता रहा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की जयंती के मौके पर बसपा पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी प्रमुख मायावती ने पहुंचकर काशीराम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करी। तो वहीं मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बहुजन नायक काशीराम जी और उनके अनुयायियों की उपेक्षा आज भी लगातार जारी है, जिसका उचित जवाब चुनावी सफलता प्राप्त करके देते रहना जरूरी होगा। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का जमीनी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते आज अधिवक्ता महेंद्र प्रताप की दायर की हुई याचिका पर एडीजी 6 कोर्ट में गर्मा गर्म बहस हुई, जहां पर शाही ईदगाह की तरफ से वकील तनवीर अहमद ने बहस की, तो वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से अधिवक्ता जेपी निगम ने काफी देर तक जिरा की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में काफी देर तक बहस चलती रही और इस दौरान कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार महेंद्र प्रताप ने भी अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखी हैं। तो वहीं महेंद्र प्रताप ने कोर्ट में निवेदन किया कि शाही ईदगाह के लिए कोर्ट कमीशन नियुक्त करके उसका वास्तविक सर्वेक्षण करवाया जाए। आज एडीए 6 में सेक्शन न्यायालय में सुनवाई थी सिविल रिवीजन की, और एक ऐसा प्रार्थना पत्र जिसको उन्होंने अलग अलग रूप से लिंगानुवाद करने के लिए प्रार्थना पत्र देते रहते हैं, हमारी तरफ से बहस की गई। जब इनका प्रार्थना पत्र खारिज ही नहीं हुआ तो उसका रिवीजन मटेरियल नहीं है। और जब प्रयागराज में हुए उमेशपाल शूट आउट कांड में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दूं कि अतीक अहमद के ठिकानों पर ईडी कार्रवाई करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने अतीक अहमद की लखनऊ, प्रयागराज और अन्य शहरों में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का पता लगाया है। ईडी ने माफिया अतीक अहमद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। साथ ही ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच भी कर रही है, जिसके लिए ईडी के अधिकारी पहले ही प्रयागराज पहुंच चुके हैं। उमेशपाल हत्याकांड के बाद जहां अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ी थी और पूरे परिवार को जहां इसमें नामजद आरोपी बनाया गया, जिसके बाद अब अतीक अहमद के मामले में ईडी की भी एंट्री हो गई। हम बता दें, अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति के खिलाफ अब ईडी जांच करेगी। 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति को ईडी ने चिन्हित करा है। पहले भी फूलपुर में अतीक अहमद और उनकी पत्नी के नाम पे संपत्ति को ईडी ने चिन्हित कर कार्रवाई की थी। नवंबर 2021 में अतीक अहमद पर पहले ही प्रयागराज की इकाई ईडी ने कार्रवाई की थी और अब तो वहीं प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड मामले में नया मोड़ आया है। बाहुबली पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ की पत्नी ने मामले में बड़ा खुलासा किया। जैनब ने अपने भाई सद्दाम को बेगुनाह बताया है और कहा कि उमेशपाल हत्याकांड में मेरे पति अशरफ और मेरे भाई सद्दाम का कोई हाथ नहीं है। मेरे भाई और मेरे शौहर को फर्जी फंसाया गया, वो लोग इस केस में नहीं थे और बार बार पुलिस उन्हीं के लोग का नाम ले रही है। ये तो बिल्कुल गलत है। मेरी माँ की तबीयत खराब चल रही थी, सद्दाम उसी में लगा था अम्मी की देखभाल करने के लिए। हॉस्पिटल में एडमिट किया था अम्मी को और 4-5 महीने से वहाँ गया भी नहीं बरेली, और उसका बार बार नाम सामने आ रहा है। क्या लग रहा है, क्यों कौन लोग हैं, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? ये हम नहीं जानते क्या वजह हो सकती है, लेकिन जो मेरे घर वालों का नाम बार बार है वो सही नहीं है। क्या लग रहा है, अपने मायके वालों की तरफ से बोल रही है या नहीं, अपने शौहर के लिए बोल रहे हैं, अपने भाई के लिए बोल रहे हैं। खबर कानपुर से है, जहां पर ज्यादा रुपए कमाने की लालसा लेकर विदेश गया युवक टप्पेबाजी का शिकार हो गया, जिसकी वजह से अब अपने परिवार के पास वापस लौटने के लिए विदेश में वो भटक रहा है और उसकी गर्भवती पत्नी अपने बच्चे के साथ कमिश्नर ऑफिस के चक्कर काट रही है, न्याय की गुहार लगा रही है। पत्नी ने पति की वतन वापसी की गुहार लगाते हुए पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंपा है। पत्नी आयशा ने बताया कि उनके पति सुभाष सिंह को ट्रैवल एजेंसी के कुछ लोगों ने अपने जाल में फंसाकर उनसे लाखों रुपए ठग लिए, नौकरी दिलाने का झांसा देकर ओमान भेज दिया। ओमान काम से गए थे, नहीं मिला है काम, टूरिस्ट वीजा में भेज दिए थे। नहीं, डेली का वहाँ 2000 का चार्ज लगता है, 1 लाख से ऊपर चार्ज हो गया। एयरपोर्ट में पकड़ नहीं जाएंगे, पकड़ जाएंगे अगर आएंगे तो चार्ज भरने के पैसे नहीं। वो हैं गांव के एक लोग हैं, वहीं रूम में रहते हैं।
19 साल पुराने चर्चित मधुमिता हत्याकांड के आरोपी पूर्व बसपा मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के ऊपर मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने गंभीर आरोप लगाए। निधि का कहना है कि लंबे समय से उत्तराखंड जेल से ट्रांसफर होकर गोरखपुर जेल शिफ्ट किए गए अमरमणि त्रिपाठी अपना पूरा समय बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बिता रहे हैं। निधि शुक्ला का कहना है कि मधुमिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी को बचाने की कवायद में अधिकारी और कुछ सीनियर नेता जुटे हुए हैं। बसपा सरकार में करीब 19 साल पहले मंत्री रहे अमरमणि त्रिपाठी पर एक हत्याकांड का आरोप था, सजा पड़ी। उसके बाद उनका जेल स्थानांतरित किया गया। अब कई गंभीर आरोप उनकी बहन निधि शुक्ला ने लगाए हैं। हम उस मामले में उनसे बात करेंगे, किस तरह के आरोप हैं आपके। फिलहाल तो वो जेल में बंद है, उन पर जिस तरह कार्रवाई हो चल रही है। देखिए, जेल में नहीं है वो, मेरे पास आरटीआई से प्राप्त कागज हैं और भी तमाम सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि 2012 से 2023 तक हरिद्वार का कैदी अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी कभी हरिद्वार गए ही नहीं। वो बराबर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 15 और 16 नंबर कमरे को सुसज्जित करवाया गया है और पिछले 10 वर्षों से बराबर ये दोनों पति पत्नी यहाँ रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हरिद्वार के कैदी होने के बाद भी इनका आचरण गोरखपुर प्रशासन बाकायदा बता रहा है और उत्तराखंड प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उम्र कैद की सजा है उन्हें, तो क्या आपके आरोप हैं, क्या उन्हें कोई बचाने की कवायद चल रही है? क्योंकि जब कोर्ट से सजा का ऐलान हो चुका है। देखिए, वो राजनीतिक रसूख वाला इंसान है और बाकायदा अपराधी तो है ही है, ये तो सबको पता ही है। तो बचाने की अपने सोच सिफारिश तो लगवा ही रहा है और 62% से अधिक जेल के बाहर रहने के बाद भी सजा माफी की बात बार बार आती है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। जब ये जेल में ही नहीं रहा है तो फिर सजा माफी की बात कहाँ से आती है? लेकिन अब पता नहीं कहाँ से अपने राजनीतिक सोच सिफारिश इस्तेमाल कर रहा है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री जी मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं अपराधियों को, तो हमें एक उम्मीद पैदा होती है कि माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में पिछले 10 वर्षों से अमरमणि मधुमणि अस्पताल में रह रहे हैं, तो इनको कानूनन जहां रहना चाहिए, यानी कि हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में, तो इनको वहीं भेजना चाहिए। ये कांड हरिद्वार का था, एक लंबे समय तक वहाँ पे चले, ये वहाँ पे जेल में भी रहे। लेकिन अब बीआरडी यानी कि अस्पताल की आप बात करें गोरखपुर जेल की, तो गोरखपुर में आपने कैसे, आपको ये पता कि ये अस्पताल में है, ये जेल में नहीं रहते? क्या इसका कोई तथ्य आपके पास? जी, हमारे पास हमने तमाम कानूनी लड़ाई लड़के आरटीआई से कागज प्राप्त किए हैं। इसके अलावा तमाम जो पत्रकार बंधु हैं उनके स्टिंग ऑपरेशन होते रहते हैं, तो इससे हमें सूचनाएं मिलती हैं। और देखिए, चूंकि हम मधुमिता केस की बराबर पैरवी कर रहे हैं, तो हमारे पास भी तमाम सूत्र हैं और जिनको हमने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, निधि शुक्ला हैं, चर्चित हत्याकांड मधुमिता हत्याकांड की एक इकलौती गवाह भी हैं और ख़ास बात यह भी है कि ये पैरोकार भी हैं। अब इस मामले में गंभीर आरोप लगे हैं कि अमरमणि त्रिपाठी जो बसपा शासनकाल में मंत्री रहे, उनको सरकार सुविधाएं दे रही है। एक तरफ जेल की निगरानी की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ लंबे अरसे से गोरखपुर जेल में निरुद्ध इस तरह के कैदी बाहर यानी कि मेडिकल के उसको आधार बनाकर अस्पतालों में अपना समय काट रहे हैं। और दूसरी तरफ इनका एक और आरोप है कि सजा माफी के लिए भी पैरवी चल रही है। लगातार उनके जो बेटे हैं मनमणि, वो कई ऐसे मंत्रियों से मिल रहे हैं, कई ऐसे जो उच्च पदाधिकारी हैं उनसे मिल रहे हैं और सजा माफी के लिए भी पैरवी में जुटे हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी लिखा। तो वही समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को एक और झटका लगा। जौहर ट्रस्ट से में संचालित रामपुर पब्लिक स्कूल को जिला प्रशासन ने सील कर दिया। जौहर शोध संस्थान के भवन को जौहर ट्रस्ट को 100 रुपए सालाना की दर से 33 साल के लिए लीज पर लिया गया था। लीज को पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में समाप्त कर दिया और इस दौरान इस मामले पर रामपुर के सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाएंगे। प्रयागराज में हुआ हत्याकांड थमने का नाम नहीं ले रहा, सियासत जमकर हो रही है। इसके साथ ही प्रशासन ने इनाम की राशि बढ़ा दी है। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए रामपुर से सांसद घनश्याम सिंह लोधी हमारे साथ मौजूद है। प्रशासन लगातार काम कर रहा है, उसके बाद सरकारें लगातार दलील दे रही हैं कि वो बेहतर काम कर रही है, मगर जनता कहीं ना कहीं अभी भी निराश है। देखिए, उमेश कांड के जो भी दोषी हैं, जो भी अपराधी हैं, है ना, पकड़ से दूर हो सकते हैं लेकिन भाग नहीं सकते।
आज नहीं कल वो प्रशासन की पकड़ में होंगे और मैं समझता हूँ उन्हें इतना बड़ा अपराध किया है, उन्हें बहुत बड़ा उसी इस प्रकार का दंड मिलेगा, क्योंकि योगी जी की सरकार है और योगी सरकार में जो भी अपराध करता है उसे हमेशा सजा मिलती है। दूसरा, आजम खान को कल एक और बड़ा झटका लगा, उनका एक और स्कूल को सील कर दिया गया, उस पूरे मसले पर क्या कुछ कहते हैं? देखिए, उनकी कुछ अवैध संपत्तियां हैं जो कि कब्जा करके उन्होंने बनाई थी, सरकारी भूखंड हैं तो उन्हें तोड़ ताड़ के फिर दोबारा उस पर बिल्डिंग खड़ी की गई थी। उसमें से भी एक ये आरपीएस स्कूल हुआ करता था, तो सोच संस्थान की जगह थी तो उस पर अपनी बिल्डिंग खड़ी की थी, लेकिन अल्पसंख्यक कल्याण की तरफ से उसे नोटिस दिया गया 10-15 दिन का, उसका समय पूरा हो गया, कल उसे सील कर दिया गया है और सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। लगातार इस तरीके की बहुत सारी संपत्तियां हैं जो उनकी जांच चल रही है, तो मैं समझता हूँ ऐसी हल्के हल्के मुझे लग रहा है सारी संपत्तियां सरकार हैंड ओवर कर लेगी, क्योंकि वो सरकार की संपत्ति, सरकार का ही पैसा लगा है उसमें। विपक्ष का लगातार आरोप है सरकार पर कि कहीं ना कहीं एक तरफा कार्रवाई सरकार कर रही है और वो गुस्से में कह ले कार्रवाई की जा रही है, या फिर किसी चीज को ध्यान में रखते हुए वो स्पेशल कार्रवाई एक ही शख्स पर सरकार लगातार कर रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। देखिए, विपक्ष ध्यान भटकाना चाहता है, क्योंकि जो सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है तो उससे जो उसका ध्यान है वो भटकाना चाहता है, उस पर दबाव बनाना चाहता है विपक्ष, लेकिन विपक्ष के दबाव में सरकार नहीं आने वाली। जो सही कार्रवाई है वो करेगी सरकार, और जो भी दोषी होगा उसे है ना जेल के पीछे भेजा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ घनश्याम सिंह लोधी रामपुर से सांसद मौजूद थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि सरकार मुजरिमों के खिलाफ बढ़ चढ़कर फैसले सुना रही है और उनकी संपत्ति की बात की जाए या आरोपी जो प्रयागराज कांड के हैं वो जल्द ही गिरफ्त में होंगे। इसके साथ ही आजम खान पर जो शिकंजा सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा कसा जा रहा है वो आजम खान के पुराने उन आरोपों पर शिकंजा है जो उन्होंने अतीत में किए थे। कैमरा पर्सन आकाश के साथ केशव पांचाल, जनता टीवी, दिल्ली। आगामी कैंट बोर्ड चुनावों को लेकर के देहरादून में कांग्रेस अपने पूरे दमखम के साथ तैयारियों में जुटी नजर आ रही है। इसी के तहत कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने गढ़वाल क्षेत्र के कैंट बोर्ड चुनाव को लेकर के आयोजित बैठक की अध्यक्षता करी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि कांग्रेस ने कभी अपने अधिकृत प्रत्याशी कैंट बोर्ड चुनाव में उतारे ही नहीं, लेकिन इस बार राज्य के तमाम कैंट बोर्ड चुनावों में कांग्रेस पार्टी अपने सिंबल पर प्रत्याशी उतारने का काम करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि परिणाम कुछ भी आए लेकिन हम पूरे दमखम के साथ कैंट बोर्ड का चुनाव लड़ेंगे। हम परिणाम क्या आएगा इस पर मैं अभी नहीं जाना चाहता, लेकिन हम इस बार देहरादून, लैंसडाउन, आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि अभी तक ये देखने मिला कि आप लोग कहते हैं कि इसको ओपन छोड़ दो, उससे हमारा कैडर खत्म हो रहा है। जीत हार जो भी होगी लेकिन कांग्रेस का कैडर, कांग्रेस का कार्यकर्ता जिंदा रहेगा और इसके लिए आवश्यक है कि हम उसको पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तराखंड प्रांत के प्रांत कार्यवाहक दिनेश सेमवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 12 से 14 मार्च को हरियाणा में आयोजित अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बैठक के फैसले की जानकारी दी। इस दौरान प्रांत कार्यवाहक दिनेश सेमवाल ने कहा कि उत्तरांचल प्रांत में वर्तमान समय में संघ कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। इसके साथ ही 2025 में संघ अपना शताब्दी वर्ष भी मनाएगा। ऐसे में हमारी कोशिश होगी कि हम उत्तरांचल प्रांत में 100% क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बनाएं, जिसमें अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाके भी शामिल होंगे। हमने कार्य विस्तार के हमारे यहाँ 6 बिंदु हैं पूरे अखिल भारतीय स्तर पर, कि पहला था कि सब खंडों में हमारी उपस्थिति हो। तो जब हमने उसको देखा तो हर खंडों में, हर खंड है ना विकास केंद्र, ब्लॉक जिसे कहते हैं, तो फिर हमने कहा, फिर इसके बाद उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं 16 मार्च से शुरू होने जा रही हैं। परीक्षा की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ड्यूटी में लगे शिक्षक कर्मियों के लिए भी परीक्षा कक्ष में मोबाइल प्रतिबंधित रहेगा। आपको बता दें कि एग्जाम सकुशल संपन्न करवाने को लेकर जहां एक तरफ एजुकेशन डिपार्टमेंट तैयार है, तो वहीं पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे स्टूडेंट्स टेंशन में हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा 16 मार्च और हाई स्कूल की परीक्षा 17 मार्च से शुरू होगी। दोनों परीक्षाएं 6 अप्रैल को संपन्न होंगी। एग्जाम को लेकर प्रदेश भर में 1000
253 सेंटर्स बनाए गए हैं। एग्जाम सेंटर्स में इसके मद्देनजर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान स्टूडेंट्स भी अपने सेंटर्स और सिटिंग अरेंजमेंट देखने के लिए 2 दिन पहले से ही अपने अपने सेंटर्स पर पहुंचते नजर आए। देखिए, इसमें तैयारियां पूरी हो गई हैं। कुछ दिन पूर्व बैठक भी हुई थी, माननीय मंत्री जी भी उसमें उपस्थित थे, उनके नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में हुई थी। और नकल विहीन कराने के लिए किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो, उड़न दस्ते भी इसके लिए बनाए गए हैं। और जो पेपर चेकिंग होनी है, जो कापियाँ उनकी चेकिंग होनी है, उसकी भी तैयारी कर ली है, उसका भी प्रशिक्षण चल रहा है। तो कुल मिलाकर के हमारी तैयारी पूरी है और जल्दी से जल्दी हम लोग ये भी सुनिश्चित करेंगे कि एग्जाम होने के बाद जो कापियों का मूल्यांकन है वो भी तय सीमा के अंदर अंदर कर लें। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। महुआ में पत्नी की प्रताड़ना से परेशान पति ने खाया जहर, इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का कराया पोस्टमार्टम। शहर कोतवाली क्षेत्र दिसरापुर गांव का है पूरा मामला। आगरा के थाना हरिपर्वत पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी की घटना का किया खुलासा। 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए अभियुक्तों से 3 छत के पंखे, 1 लोहे का बड़ा गीजर और कुल 300 रुपए हुए बरामद। बदायूं थाने में तैनात सिपाही ने फांसी लगाकर करी आत्महत्या। पत्नी से फोन पर कहासुनी के बाद की आत्महत्या। सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ एसपी सिटी मौके पर मौजूद। चंदौली में युवक ने छात्रा को गली में घसीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मुकदमा दर्ज होने के बाद युवक को पुलिस ने लिया हिरासत में। पुलिस से युवक की पूछताछ जारी। फिरोजाबाद में आज दूसरे दिन भी विद्युत कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी। कल भी धरने पर रहेंगे। सभी विद्युत कर्मचारी अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर दे रहे हैं धरना। रामपुर में बाइक पर स्टंट करते हुए नजर आए युवक, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। अजीम नगर थाना क्षेत्र ने थाना पुलिस ने माफ कीजिएगा युवक को पकड़कर चालान करते हुए बाइक को भी सीज किया। मुजफ्फरनगर में बीती रात हुई मुठभेड़ में फरार अपराधी ने पुलिस के आगे टेके घुटने। पुलिस ने बदमाश और उसके साथी को किया गिरफ्तार। आगरा में ईपीएस राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने किया ईदगाह बस अड्डे चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कहा केंद्र और राज्य सरकार ने 2014 से पहले हुए सेवानिवृत्त और उसके बाद की नियुक्तियों वाले कर्मचारियों के साथ किया है भेदभाव। उन्नाव में 24 घंटे से लापता छात्र का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। कल घर से पेपर देने के लिए निकला था छात्र। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे किनारे खंती में मिला शव। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। कानपुर में डॉक्टर के दोस्त ने की थी आत्महत्या। डॉक्टर की हत्या, मृतक की पत्नी से थे अवैध संबंध। पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुटी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।